मूवी का आगाज रिची से होता है, एक करोड़पति आदमी जो अपना कारोबार आसानी से चलाता है। आज उसकी कामयाबी की पार्टी में हम उसके पूरे खानदान और उसके नायब शिकारियों को भी देखते हैं। सब मिलकर बहुत खुश थे। जब से हंटर की शादी हुई, वो खुद को तन्हा महसूस करने लगी, क्योंकि हंटर के अलावा उसका पूरा खानदान कारोबार के लिए बाहर जाता था। वो घर में बहुत तन्हा महसूस करती थी। तन्हाई पर काबू पाने के लिए वो गेम खेलती थी, खाका निगारी करती थी या खाना पकाती थी, लेकिन सबके बावजूद वो बोर हो जाती थी। वो सारा दिन रिची के घर आने और उससे ढेर सारी बातें करने का इंतजार करती, लेकिन जब भी वो रिची से बात करती थी, वो अपने फोन में मसरूफ रहता था। उसे वो तवज्जो नहीं मिली जो वो चाहती थी। दिन इसी तरह गुजरते रहते हैं और एक दिन हंटर को मालूम होता है कि वो हामिला है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और रिची को भी इसके बारे में बताती है। रिची खुश हो जाता है। वो फैमिली डिनर का मंसूबा बनाता है, जहां वो इस बड़ी खबर को अपनी माँ और वालिद के साथ शेयर करने जा रहे थे। ये खबर सुनकर हर कोई बहुत खुश हो जाता है। इस वक्त हंटर चाहता था कि हर कोई उसकी कहानी सुने कि उसे अपने हमल के बारे में कैसे पता चला, लेकिन एक बार फिर रिची के वालिद ने उसे रोका और वो अपनी कारोबारी बहस में मसरूफ हो गए। इस बार फिर हंटर ने इतना तन्हा महसूस किया कि वो अफसुर्दा होने लगा। उसने मेज की तरफ देखा और ग्लास में बर्फ देखकर वो बर्फ खाने लगा, और बर्फ खाने की आवाज से सब बहुत परेशान हो गए। बहरहाल रिची की माँ ने उसे समझा और उसे लगा कि हंटर ने अपने हमल की वजह से ऐसा किया। अक्सर लड़कियां ऐसी हालत में अफसुर्दा हो जाती हैं। चुनाचा अगली सुबह वो हंटर को उसके डिप्रेशन का इलाज करने के लिए एक किताब देती है। हंटर रिची की माँ से लड़कर बात करना चाहता था, लेकिन रिची की माँ भी यहाँ से चली गई है। वैसे भी अब वो किताब पढ़ने लगती है और किताब में लिखा था कि डिप्रेशन को दूर करने के लिए इंसान को रोजाना कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा कुछ जिसकी उसने पहले कभी नहीं की थी और ना ही उसकी तवक्को थी। ये सोचते हुए उसके जहन में एक अजीब ख्याल आता है और वो उठकर मार्बल का एक गोला खा जाती है। और हैरान कुन बात ये थी कि ये खाने के बाद वो इतना अच्छा महसूस कर रही थी जितना उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। थोड़ी देर बाद जब रची कहता है उसने देखा कि हंटर आज बहुत खुश है, पिछले दिनों से ज्यादा। रची इससे इसकी खुशी की वजह पूछता है तो हंटर कहता है कि आज मुझे किसी चीज की बहुत उम्मीद थी और इसकी वजह से मैं खुद से बहुत खुश हूं। रची इस वक्त इससे पूछता है कि तुमने यहां आकर क्या किया, लेकिन हंटर इस वक्त झूठ बोलता है। मगर अगली सुबह हम हंटर को और भी अजीब काम करते हुए देखते हैं। वो मार्बल की गेंद को अपने स्टोल से निकालती है जिसे उसने पिछले दिन खाया था और उसे महफूज रखता है। अब जहां हंटर पहले ही अपनी तन्हाई से लड़ रहा था, वहीं रची की माँ ने भी हंटर से अजीबोगरीब सवालात करना शुरू कर दिए, जैसे वो पहले क्या करती थी, उसके घर वाले क्या करते थे। अब हंटर एक मुतवस्सित तबके के पस मंजर से था। वो अपने बारे में बताते हुए थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस करती है, और ये सब सुनकर रची की माँ उसे कहती है कि फिर तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी रची से शादी हुई और तुम्हारी दुनिया ही बदल गई। इसकी बातों से हंटर मजीद उदास हो गया, क्योंकि वो अभी तक अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं था। आज उसे इतना बुरा लग रहा था कि अपने एहसास को कम करने के लिए उसने सफाई शुरू कर दी, और फिर वैक्यूम क्लीनर के साथ अंगूठे का टैग लगा दिया गया। ये तेज था, लेकिन फिर भी हंटर को उसे खाने का एहसास हुआ। उसने उसे मुंह में भी डाल लिया, लेकिन अंगूठे का ये टैग उसकी जुबान पर बुरी तरह चिपक गया। पहले तो उसने उसे निकालकर किचन के काउंटर पर रखा, लेकिन सारा दिन उसे लगता रहा कि उसे खा लेना चाहिए। तो जोश में उसने अंगूठे का टैग मुंह में डाला और आखिरकार उसे निगल गया। ये अंगूठा खाते हुए उसके पांव का पूरा पाइप फाड़ गया।
ان کے جسم کے کئی حصے زخمی بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود انگوٹھے کا ٹیگ کھانے کے بعد وہ بہت اچھا محسوس کر رہے تھے۔ رات کو رچی اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کے لیے گھر آتا ہے۔ ہنٹر بھی باہر جانا چاہتا تھا، لیکن پھر اسے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا۔ جب وہ واش روم گئی تو اس کا پیٹ باہر نکل آیا، لیکن اس ٹوٹے ہوئے پیٹ کے درد کی وجہ سے اس کے جسم سے بہت سا خون بھی نکل آیا۔ اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ اب رچی بھی اپنے ٹوٹے ہوئے کمرے میں آ گئی، لیکن رچی کے آنے سے پہلے اس نے سارا خون صاف کیا تاکہ رچی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ تھوڑی دیر بعد رچی کا ایک دوست یہاں آتا ہے۔ وہ ہنٹر کو ماں بننے پر مبارکباد دیتا ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اس پارٹی میں بہت تنہا محسوس کر رہی ہے۔ اس نے ہنٹر سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں گلے لگا سکتا ہوں؟ ہنٹر بھی اسے گلے لگاتا ہے، اور یہاں ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس لڑکے سے زیادہ ہنٹر اسے اپنی تنہائی سے نجات دلانے کے لیے اسے گلے لگانا چاہتا تھا۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور دن بدن ہم نے دیکھا کہ ہنٹر کا رویہ بہت بدل رہا ہے۔ اس نے ایسی چیزیں کھانا شروع کر دیں جو عام لوگ ہضم نہیں کر سکتے، جیسے سیل، چمگادڑ، ٹریزنز، حفاظتی پن اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو وہ اپنے پاخانے کے پیسٹ سے نکال کر محفوظ رکھتی تھی اور انہیں سامان کے طور پر سجا کر بھی رکھا ہوا تھا۔ اب کچھ دن گزر جاتے ہیں اور ہنٹر کو اپنے معمول کے چیک اپ کے لیے ہسپتال جانا پڑتا ہے۔ جب ڈاکٹر اس کا الٹرا ساؤنڈ کر رہا ہے تو پتہ چلا کہ بچہ بالکل نارمل ہے، لیکن ہنٹر کے گٹ کے اندر ایک بہت ہی عجیب چیز ہے۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر فوراً ایمرجنسی سرجری کے لیے کہتے ہیں۔ ہنٹر کی سرجری شروع ہوتی ہے اور اس کی آنت سے ایک کے بعد ایک بہت سی عجیب و غریب چیزیں نکلتی ہیں، جیسے سیفٹی پن، واربل بالز اور ایسی چیزیں۔ سرجری کے بعد ڈاکٹر اس کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہیں اور ڈاکٹروں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہنٹر ایک نفسیاتی عارضے، ایک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے، جس میں انسان کو ایسی چیزیں کھانے کا احساس ہوتا ہے جو کہ انسان نہیں کھا سکتا۔ یہ سب سن کر ہنٹر کو بہت غصہ آیا۔ وہ ہنٹر کو گھر لے آیا اور اسے بہت ڈانٹا۔ اسے ہنٹر سے اس سب کی توقع نہیں تھی۔ اب وہ اپنے کمرے سے وہ تمام چیزیں اٹھا لیتا ہے جو کھائی جا سکتی ہیں، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ہنٹر کچھ بھی کھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، رچی جتنا پریشان تھا، رچی کی خوراک کا مسئلہ سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ وہ رچی کے بچے کے لیے پریشان تھے۔ چنانچہ انہوں نے فوری طور پر ایک بہت مشہور سائیکیٹرسٹ کو ہنٹر کے لیے بک کروایا۔ بات کرتے ہوئے ماہر نفسیات نے ہنٹر سے پوچھا کہ اسے یہ سب کھا کر کیا ملتا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ جب میں ایسی چیزیں منہ میں ڈالتی ہوں تو مجھے ان کا احساس اچھا لگتا ہے۔ ان چیزوں کی بناوٹ میرے منہ میں بہت اچھی لگتی ہے۔ یہاں سائیکیٹرسٹ کو احساس ہوا کہ اس نے ابھی تک یہ سب کھانا نہیں چھوڑا۔ وہ یہ بات رچی کو بتاتی ہے اور رچی اب ہنٹر کے لیے ایک باڈی گارڈ کی خدمات حاصل کرتا ہے، جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہنے والا تھا اور اس پر نظر رکھے گا تاکہ ہنٹر کوئی عجیب چیز نہ کھا لے۔ اور اس باڈی گارڈ کے آنے سے ہنٹر اور بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ پریشانی میں پڑ جاتی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گارڈ کو بھی ہنٹر کی یہ ساری حرکتیں پسند نہیں آئیں۔ وہ ہنٹر سے بہت ناراض ہوا کرتا تھا۔ یہ اس کی اپنی سوچ تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ ہنٹر اتنے بڑے گھر میں رہتا ہے، تمام تر سہولتیں ہونے کے باوجود اسے دماغی مرض لاحق ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اتنے بڑے گھر میں بھی وہ خوش نہیں رہ سکتی؟ ویسے تو باڈی گارڈ اونچائی سے ہنٹر پر نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن ہنٹر پھر بھی باتھ روم میں چھپ کر کچھ نہ کچھ کھاتا جو اسے نہیں کھانا چاہیے۔ اب کچھ دنوں کے بعد رچی کی سالگرہ آنے والی تھی۔ ہنٹر نے اس کے لیے ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کیا اور یہاں وہ سب سے بہت خوشی سے مل رہی تھی۔ حالانکہ وہ ہمیشہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن آج اس کے ساتھ کچھ اور بھی برا ہوا۔ سب اس سے اس کے کھانے کی خرابی کے بارے میں بات کرنے لگے اور یہ سب جاننے کے بعد اسے ہوش آیا۔
उसने रीची से पूछा अपनी बीमारी के बारे में सबको बताने की क्या जरूरत थी, लेकिन रीची ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई का सोच रहा हूं। लेकिन हंटर को इतना बुरा लगा कि हंटर ने रात को रीची से माफी मांगने को भी कहा। अब अगला दिन आता है, मुआलिज फिर आता है। हंटर आज थेरेपिस्ट से बात करते हुए बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि वो बात करना चाहती थी। मुआलिज के जाने के बाद वो बाग में जाती है और पौधों की देखभाल करने लगती है। हालांकि उस वक्त उसका दिल भी उसे कहता है कि ये सब मिट्टी उठाकर खा ले, लेकिन वो खुद पर काबू रखती है। अब जैसे ही वो हाथ धोने वॉशरूम जाती है, उसे सुनता है कि रीची थेरेपिस्ट को पैसे दे रही थी ताकि थेरेपिस्ट उसे हंटर के बारे में एक एक बात बताए। ये सुनकर हंटर ये सोचकर बहुत घबरा गया कि कौन जानता है कि मुआलिज ने रीची को क्या बता दिया होगा। वो बिल्कुल टूट गई। उसे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसने किसी को नहीं दिखाया। रोने की वजह से उसका बुरा हाल था। खुद को पुरसकून करने के लिए वो बिल्ले के नीचे चली गई और तभी उसका गार्ड उसे ढूंढता हुआ बल्ले के नीचे आ गया। उसका गार्ड भी आज उसकी हालत देखकर बहुत परेशान था। वो उसकी तन्हाई को समझने लगा था। गार्ड ने उसे कुछ ना कहा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके पास लेट गया। काफी देर बाद जब हंटर बेदार हुआ तो देखा कि गार्ड भी वहीं सो गया था। वो बल्ले से बाहर हो गई, लेकिन उसका गुस्सा फिर भी कम ना हुआ। उस गुस्से की वजह से वो फिर से अजीबोगरीब चीजें खाने लगता है और वो तमाम अलमारियों और दराजों को खोलना शुरू कर देती है ताकि वो चीजें ढूंढ सके जो वो खा सकती है। उसे यहाँ एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है और उसे निगल जाता है, लेकिन उसे निगलने से उसकी हालत बहुत खराब हो गई। ये स्क्रू ड्राइवर उसके गले में फंस गया। इसके हल्क से एक अजीब सी बू आने लगी और वो नीचे गिर गई। ये बू सुनकर उसका गार्ड भी उठा और फौरन उसे देखने लगा। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसने एम्बुलेंस बुलाई। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद उसके गले से स्क्रू ड्राइवर निकाल लिया गया। शुक्र है कि उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब रची और रची के घर वालों को हंटर से ज्यादा हंटर के बच्चे की फिक्र थी, लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि वो हंटर को एक नफ्सियाती अस्पताल में छुपा देंगे, जहां उसकी 24 घंटे निगरानी की जाएगी और इस तरह उनका बच्चा महफूज रहेगा। बच्चे की पैदाइश के बाद वो आजाद हो जाएगी, यानी वो घर वापस आ जाएगी। हंटर राजी नहीं हो रहा था, लेकिन रिची ने कहा कि अगर तुमने इन कागजात पर दस्तखत नहीं किए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इस वजह से उसे ये सब मानना पड़ा। इसका गार्ड, जो उसके जज्बात को समझना शुरू कर चुका था, अब हंटर की हालत पर बहुत अफसुर्दा था। ठीक है, अगले दिन दिखाया गया है कि रिची का पूरा खानदान हंटर को छोड़ने वाला था और इसका गार्ड भी उनके साथ था। जाते वक्त हंटर अचानक अपना चार्जर लेने के बहाने घर में दाखिल होता है और इसका गार्ड भी उसके पीछे भागता है। यहाँ गार्ड देखता है कि हंटर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। इस बार गार्ड को भी इस पर शक हुआ और उसने इसके बारे में किसी को बताने के बजाय हंटर को यहां से भागने का मौका दिया और जैसे ही सब घर के अंदर आए, उसने हंटर की तवज्जो हटाने के लिए सबको बताया कि वो दूसरी सिमत भाग रही है। इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया गया कि हंटर जंगल से होते हुए एक होटल तक पहुंचा है। वहां पहुंचकर सबसे पहले वो होटल के बाहर से बहुत सा साबुन खरीदती है और फिर थोड़ी देर बाद रच्चा को फोन करके बताती है कि मैं वहां से भागी हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और मुझे ये बच्चा भी तुम्हारी वजह से पैदा हो रहा था। तुम बेपे मैं दिख पैदा हुए हैं ने मुझे धमकी भी नहीं दी और अब तुमने मुझे ये धमकी भी नहीं दी कि मैं इससे तलाक ले रहा हूं। बच्चा अमीर को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। इससे पहले कि हंटर कुछ गलत करे, रिच ने इससे दरखास्त की कि वो ऐसा ना करे, अपना सीट छोड़कर घर वापस आ जाए। जब हंटर नामी को जवाब देता है, रच ने उसे समझाता है, देखो हंटर, तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं, कोई डिग्री नहीं, तुम इस दुनिया में इस तरह जिंदा नहीं रह सकोगे, तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत है। लेकिन हंटर ने रच्चा की बात नहीं सुनी
اور कॉल मुनक़ता कर दी। वो सारी रात टीवी देखने और खाने के अंदाज में गुजारती है। हंटर अगले दिन होटल से निकलता है और अपनी माँ को फोन करता है। वो उसे अपने साथ होने वाली तमाम बातें बताती है। वो आज खुद को मुजरिम महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसे ये मसला अभी से नहीं बल्कि बचपन से था, क्योंकि उसके हयातियाती वालिद, हकीकी वालिद ने उसे छोड़ दिया था। उसकी माँ बहुत मजहबी थी, इसीलिए वो इस दुनिया में आई, वरना वो आज पैदा ही ना होती। ये सब सोचें उसे आज तक परेशान कर रही थी। आज इसने फैसला कर लिया था कि वो अपने हकीकी बाप से मिलेगी। जबरदस्ती माँ का पता लेकर वो उसके घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि किसी की सालगिरह की तकरीब हो रही थी। ये इसकी सौतेली माँ की सालगिरह की तकरीब थी, यानी उस शख्स की बेटी की सालगिरह की तकरीब। उन्होंने हंटर से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उनका ख्याल था कि हंटर उनके बेटे के किसी दोस्त की माँ है। लेकिन उसने उनसे कहा कि मैं यहाँ मेहमान नहीं हूँ, बल्कि आपकी बेटी हूँ। ये सुनकर वो शख्स उसे अकेला ले गया और उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों आई है। लेकिन यहाँ हंटर उससे उल्टा सवाल करता है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा, और अगर मुझे छोड़ना ही था तो मेरी माँ के पास क्यों रहे। तो आदमी कहता है, हाँ, मैं मानता हूं कि ये मेरी गलती थी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब मैंने ये सब किया तो उसने खुद को बहुत ताकतवर समझा, और अपनी ताकत के नशे में मैंने तुम्हारी अम्मी के साथ बहुत बुरा किया। लेकिन जब मैंने इस जुर्म में 2 साल जेल में गुजारे तो मैं समझ गया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। यहां बात करते हुए दोनों बहुत जज्बाती हो जाते हैं। हंटर को लगता है कि ये शख्स अपने किए पर शर्मिंदा है, इसलिए वो इससे कुछ कहे बगैर वहां से चली गई। अब इसकी माँ ने भी उसे अपने पास रखने से इनकार कर दिया और वो रची का घर छोड़कर चली गई थी। अब इसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था, उसे अपनी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ना था। वो एक डॉक्टर के पास जाती है और उससे इस्कात हमल की गोलियां लेती है और एक अवामी फोम में इस्कात हमल करवा लेती है। वो जानती थी कि वो जो भी कर रही है वो ठीक है। वो अभी इस काबिल नहीं थी कि खुद जिम्मेदारी उठा सके, इसलिए वो अपने जैसे बच्चे की जिंदगी खराब नहीं कर सकती थी। अपने वालिद से बात करने के बाद उसकी सोच में काफी तब्दीली आ चुकी थी और अब वो नई जिंदगी गुजारने के लिए तैयार थी। और सिर्फ हंटर को ये दिखाकर उसकी कहानी खत्म हो जाती है।